गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 8 की एक और मैथमेटिक्स की क्लास में वेलकम है। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में 14.2 में कुछ आइडेंटिटीज को डिस्कस किए थे, जिसमें हम लोग ने a प्लस बी के होल स्क्वायर, है ना, आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। और a माइनस, इसी तरह माइनस के लिए था तो यहाँ माइनस आ जाता था, और फिर एक a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको स्टडी किया था, जिसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखो, इसमें इस पार्ट को चेंज करके इसको इस पार्ट में लिखा जाता है, यानी कि ये वाला पार्ट फैक्टराइजेशन कहलाएगा इसका। इस पार्ट को चेंज करके ऐसे दो पार्ट्स में लिखा जाता है, तो ये वाला पार्ट फैक्टराइजेशन कहलाएगा इसका, ना कि ये वाला पार्ट। इस पार्ट को फैक्टराइजेशन नहीं बोलेंगे। फैक्टराइजेशन यानी कि दी गई क्वांटिटी को ऐसे पार्ट्स में स्प्लिट करना जो फर्दर स्प्लिट ना हो सके। इट्स लाइक कोई एटॉमिक लेवल पे चलेगा, एटम फर्दर ब्रेक थोड़ी होता है उस तरह से। तो ये एक ऐसा पार्ट आ जाता है जो आप एकदम इरिड्यूसिबल केस आ जाए, तो उसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन, ठीक है ना। तो ये दो चीज आपने डिस्कस की थी, मतलब तीन चीजें हैं, यहाँ माइनस के लिए भी है इसी में। अब आज हम लोग उसके आगे डिस्कस करेंगे, वो ये कि अगर हमारा जो है आइडेंटिटी ये वाला हो, कौन सा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का, ये फैक्टराइजेशन करना। तो इस टाइप को करने के लिए देखो, जैसे कि एक क्वेश्चन उसने उस लास्ट टाइम जैसे कि कुछ क्वेश्चन थे, उसी तरह से एक क्वेश्चन ये वाला देखो, जेड स्क्वायर माइनस 4z, जेड स्क्वायर माइनस 4z माइनस 12। अब देखो ये क्वेश्चन, ये पार्ट फैक्टराइज नहीं है, इस पार्ट को हम लोग को इसके अकॉर्डिंग फैक्टराइज करना है। अब देखो ये इसके अकॉर्डिंग होगा, ऐसी कोई गारंटी नहीं, हम लोग मान के, हम लोग को देख के कैसे पता चलेगा कि यही तरीके से हम लोग फैक्टराइजेशन करना है। पहले हम लोग को जज करने का तरीका सीखना होगा। हम लोग इसके अलावा कौन कौन सा तरीका जानते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि एक पार्ट तो जेड का स्क्वायर है, और अगर ये 2ab होगा, क्योंकि z इसमें आ रहा है तो ये 2ab होगा, तो ये वाला पार्ट 12 भी किसी का परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। अब ये 12 का परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, तो यानी कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं है। और एक चीज और दो ध्यान दो कि 12 के आगे यहाँ पर क्या है, माइनस। चाहे प्लस का प्लस वाली आइडेंटिटी लगे, चाहे माइनस वाली आइडेंटिटी लगे, दोनों में यहाँ पर प्लस होता था, और 2ab के संग प्लस या माइनस अलग से आता था। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पार्ट को, ये बात तो जज हो गई कि ये ना ही a प्लस बी के होल स्क्वायर से लगेगा और ना ही a माइनस बी के होल स्क्वायर से लगेगा। तो फिर लगेगा किससे, ये लगेगा इस वाले से। तो हम लोग को इस तरीके से करने के लिए इसमें क्या करना रहेगा, देखो z माइनस 4z है, माइनस 12z है, हम लोग बीच वाली क्वांटिटी को, इस 4 को ऐसे, अब हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को ऐसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, जिनको सॉल्व करे तो 4 आए, मल्टीप्लाई करे तो 12 आए। यानी कि क्या 12 के लिए तुम ऐसे कोई दो नंबर जानते हो जिसको मल्टीप्लाई करे तो 4 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करे तो 12 आ जाए। जैसे कि इस पार्ट को देखो, अगर हम इस 12 को 6 और 2 में करें, 6 2 जा 12 और 6 में से 4 जाएगा तो -4 भी आएगा, यानी कि 6 और 2 में करना है। तो कैसे करेंगे इसको, इसको करने के लिए ऐसे करेंगे, देखो एक्स जेड स्क्वायर को जेड स्क्वायर रहने दो, माइनस 6z प्लस 2z माइनस 12, यहां तक हो गया। अब देखो -6z को 2z से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12z स्क्वायर भी बन रहा है, ठीक है ना। हम लोग को याद होगा जब ये वाला रिजल्ट होता था तो इसमें क्या होता था, हमारा a प्लस बी, देखो जैसे कि ये एक रिजल्ट समझ लो, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू के टाइप का हो, तो हमारा a इंटू बी, ए इंटू बी हमारा q के बराबर होना चाहिए, और a प्लस बी p के बराबर होना चाहिए, तभी ये x प्लस, तभी ये रिजल्ट x प्लस a और x प्लस बी में फैक्टराइज होगा। यानी कि a और b ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करे तो q बने, और a और b को जोड़े तो क्या बने, ये p। तो a और b हम लोग ने ऐसे दो नंबर ढूंढने थे, हम लोग को दो ऐसे नंबर ढूंढ रहे थे जिनको मल्टीप्लाई करें तो क्या बने, -12, और ऐड करें तो क्या बने, -4। अब सोचो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करे तो -12 बने, सब्ट्रैक्ट ऐड करे तो -4, -6 और +2,
-6 + 2 करोगे तो -4 आएगा, और -6 में 2 मल्टीप्लाई करोगे तो -12 आएगा, यानी कि वो -6 और +2 है। ठीक है ना, तो देखो ये स्प्लिट हो गया ना। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ पूछना है किसी को यहां तक? तो देखो यहां पर से अब इसमें इन दोनों में क्या कॉमन है, अब हम लोग रीअरेंज मेथड, जो रीग्रुपिंग मेथड था उससे z कॉमन निकाल दिया, तो क्या आया z-6 प्लस इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, 2 टाइम्स ऑफ z-6। अब फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग सकता है, तो z-6 कॉमन आ गया और ये क्या हो गया z+2। हो गया ना सॉल्व? नहीं हुआ? हो गया ना? तो यही चीज ध्यान रखना है, हमें ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाला q बन जाए, और जिनको ऐड करें तो ये वाला p बन जाए। ठीक है ना? एक और सवाल देखो, कोई स्टेप में प्रॉब्लम हो पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, जैसे कि एक ये वाला क्वेश्चन देखो। इसमें एक होगा y², जैसे ये वाला क्वेश्चन था, इसमें फैक्टराइज क्वेश्चन नंबर 4 में नहीं 5 में, जैसे कि एक एग्जांपल और देखो, एग्जांपल नंबर मैं बताने जा रहा हूं अब 10, y² - 7y +12। अब देखो इस चीज को इससे कंपेयर करो, तो x की जगह पर कौन है, x की जगह पर कौन है y, p की जगह पर कौन है -7, और q की जगह पर कौन है +12। ठीक है ना, क्योंकि ये प्लस ये रहा तो ये रहा 12, लेकिन यहां प्लस नहीं है तो यहां प्लस करोगे तो ये -7 के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो p की वैल्यू क्या आ गई -7 और q की वैल्यू +12। अब देखो हमें ऐसे दो नंबर्स पता, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा x + a और x + b। अगर हम a और b की वैल्यू पता कर ले तो इसका फैक्टराइजेशन डायरेक्ट हो जाएगा। तो a और b की वैल्यू कैसे पता करेंगे, ऐसे दो नंबर्स आपको सोचने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो q बन जाए, और जिनको ऐड करें तो p बन जाए। अब मल्टीप्लाई, q की वैल्यू क्या है 12 एंड p की वैल्यू -7। ठीक है ना, p की वैल्यू -7 हो गई। तो a इंटू बी, ऐसे दो नंबर सोचो, देखो 6 इंटू 2 करोगे तो काम बन जाएगा, 12 तो आएगा, बट 6 + 2 क्या 7 होता है? नहीं होता। क्या 4 3 या 12 होता है? हाँ होता है। क्या दोनों को ऐड करे तो -7 आ सकता है? हाँ आ सकता है, लेकिन +7 आएगा, 4 + 3 क्या आएगा +7। हमको क्या चाहिए, क्या -7। तो क्या आप -4, ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू -3 ले सकते हो? देखो -4 में -3 ऐड करेंगे तो -7 भी आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो +12 भी आ जाएगा, यानी ए की वैल्यू -4 और बी की वैल्यू -3 होगी ना। तो दोनों की वैल्यू यहां रख देंगे, ए की वैल्यू -4 एंड बी की वैल्यू -3। हो गया ना फैक्टराइजेशन इसका? नहीं समझ में आया? कुछ पूछना है किसी को? नो सर। ठीक, तो सिंपल सी चीज है, छोटी सी। तो क्वेश्चन नंबर, इसमें हम लोग ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सेकंड तक, थर्ड तक डिस्कस किया था कि सेकंड तक किया था? देखो किसी को कुछ पूछना है 14.2 में? यस सर। यस सर, फॉर क्वेश्चन नंबर 1 में कोई बताओ ना सर। एक कौन पूछ रहा है ये, नाम बताइए। सर ऋषिकेश। अच्छा, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे तो सिंपल हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में 1 का 1 देख लो, a² + 8a + 16, क्लासेस क्या करो। अब देखो इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर, अब ये देखो हम लोग को देखना है क्या ये आइडेंटिटी से लगेगा, कैसे पहचानेंगे? अगर ये a का स्क्वायर है तो इसमें कोई सा कोई नंबर ऐसा होना चाहिए जो कोई परफेक्ट स्क्वायर हो।
तो देखो ये ए स्क्वायर है और ये 8a है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? हाँ है, 4 का स्क्वायर है। तो a का स्क्वायर प्लस 8a को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू a लिख सकते हैं। 4 टू जा 8 इंटू ए 4a एंड ये 4 का स्क्वायर। तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो गया ना सॉल्व। तो ये क्या होगा पूरा का पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया सॉल्व। इस तरह से करना है ऋषिकेश, ठीक है ना। आपको आइडेंटिटी पहचाननी है कौन से लगेगी 1 में, ठीक है। और सेकंड में किसी को ओके पूछना सर। है? यस सर। बोलिए। सर सेकंड में सेकंड। सेकंड में सेकंड, ये वाला क्वेश्चन तो बताया था। सर आपका तो इसमें कुछ अंडर रूट करके आया था ना, लेकिन ये आंसर पीछे मैच ही नहीं कर रहा। क्या दे रहा है पीछे? बताइए क्या दे रहा है, फिर हम देखें। सर पीछे 7 फिर ब्रैकेट 3a माइनस 4b फिर ब्रैकेट 3a प्लस 4b। 7 3a माइनस 4b ब्रैकेट में, हाँ और फिर दोबारा दूसरा ब्रैकेट उसमें 3a प्लस 4b। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। जो मैंने किया है वो गलत नहीं है, पहली चीज, ठीक है। जो मैंने किया है वो गलत नहीं है, बट अब यहाँ पर इसको करने से पहले आप सब लोग एक बार जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 12 पर आ जाओ। अब आपको क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा किया है। एग्जाम्पल नंबर 12 पे आओ पहले। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6। अब ध्यान देना, फैक्टराइजेशन करने से आपको, फैक्टराइजेशन करते वक्त पहला नियम क्या बताया, सबसे पहले आपको ये चेक करना कौन सी आइडेंटिटी लग सकती है, ठीक है। और फिर आपको बताया अगर कोई सी आइडेंटिटी नहीं लग रही, मतलब सबसे पहले कौन सा मेथड सीखा, कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर। फिर क्या सीखा, रीग्रुपिंग। और फिर सीखा आइडेंटिटी से। तो सब आपको तरीका भी यही रखना, अपने दिमाग में यही मैप हमेशा रेडी रखना। सबसे पहले देखो कॉमन फैक्टर निकल सकता है कि नहीं निकल सकता, क्या कोई ऐसी चीज है जो सब में कॉमन आ सकती है कि नहीं आ सकती। अगर ऐसा कुछ है जो सब में आ सकता है तो पहले कॉमन फैक्टर निकालो। तो देख बताओ, क्या इसमें 3 और इसमें 3 और इसमें 3, तीनों में 3 प्रेजेंट है या नहीं है? यस सर है। हाँ, तो पहले आप वही काम करोगे, क्या, कॉमन फैक्टर। तो 3 कॉमन निकालो, क्या हो जाएगा ये ब्रैकेट में m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 हो गया, यानी कि ये 3 अलग हो गया। अब अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। अब बताओ, क्या ये आइडेंटिटी से रीग्रुपिंग तो की नहीं जा सकती, कि रीग्रुपिंग करने के लिए दो दो के पेयर होने चाहिए, रीग्रुपिंग तो नहीं लग सकता, बचा क्या, आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाने के लिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो सकता है, बट a का स्क्वायर तो दिख रहा है लेकिन b यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। और ये 2ab भी नहीं दिख रहा है, यानी कि a प्लस बी का या a माइनस बी का होल स्क्वायर नहीं लगेगा। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप का भी नहीं है। तो बचा कौन सा आइडेंटिटी, बचा हमारा ये x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी वाला, यही बचा ना। ये कैसे काम करता है कि 3 को 3 रहने दो, m स्क्वायर हमारा, इसको एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू से कंपेयर करो। तो p की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और q की वैल्यू क्या है 2। आपको ऐसे दो नंबर सोच रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करे तो p बने और a प्लस बी करे तो q बन जाए, ठीक है ना। देखो जैसे कि a इंटू बी, यहां पर रिवर्स उल्टा लिख दिया मैंने। आपको ऐसे दो नंबर सोचने हैं p और q जिनको मल्टीप्लाई करें, a इंटू बी करे तो आ जाए आपका q और a प्लस बी करे तो आ जाए आपका p। तो q की वैल्यू कितनी है 2 और q की a प्लस बी की 3, p की 3। अब ऐसे दो नंबर सोचो जिनको ऐड करे तो 3 आए लेकिन मल्टीप्लाई करे तो 2 आए, ऐसे कौन से हैं दो नंबर, 1 सर and 2 and 1। हाँ 2 and 1, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, यानी कि m स्क्वायर प्लस 2m प्लस m प्लस 2 लिख सकते हैं इसको।
देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3m बन रहा है ना, लिख दिया। अब ये रीग्रुपिंग की जा सकती है, ये काम इसलिए किया जाता है ताकि हम इसकी रीग्रुपिंग कर सके। अब आइडेंटिटी लगते ही ये आइडेंटिटी लगने से इसमें रीग्रुपिंग हो जाती है। अब रीग्रुपिंग हो गया, अब m कॉमन निकाल सकते हो, m कॉमन निकाला तो क्या आया, m+2 आया, और इसमें से कुछ कॉमन नहीं है 1 निकाल सकते हो तो m+2 इसमें आ गया। अब m+2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 3 टाइम्स ऑफ m+2 इंटू m+1। यहां तक समझ में आया? आया सर बच्चों? आपने 2 and 1 लगाया है ना? 2 and 1 हाँ, आपने जो स्टेप पर लगाया वहां से एक बार फिर से समझाओ यहाँ वाला सर, इसके ऊपर वाली स्टेप। ये मैंने Yes, sir. ये जब a और b को मल्टीप्लाई किया तो आया 2 और a+b को करने पे 3 आ रहा था। तो a और b ऐसे दो नंबर थे 2 और 1। a की वैल्यू क्या थी 2 और b की 1। तो ये रहा 2 और ये m के साथ यहां पर है ये रहा 1, ये वाला 1 यहां पर b के ये रहा 1m। ठीक है, फिर इसकी ये रीग्रुपिंग हो जाती है इस तरह से। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज है, कोई टफ चीज नहीं है। यानी कि अल्टीमेटली हुआ क्या, ये हम लोग जब इस टाइप का रिजल्ट लेते तो ये x+a और x+b आता था कि नहीं? यानी कि ये m+a Yes, sir. और m+b आया कि नहीं आया? यस सर। ये m+a और m+b यानी कि ये x² + px+q को सॉल्व करने पर x+a और x+b कैसे आता है, इस बारे में है ये पूरा स्टेप। हालांकि मैं इन दो लाइन को हटा के ये डायरेक्ट ये लिख सकता हूं कि मुझे पता चल गए वो a और b कौन से, तो डायरेक्ट ये लाइन लिख दो। बट आया कैसे उसके बारे में ये डिटेल्स मैंने करके दिखाया है। ठीक है ना, 2 बार बस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगी है। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। तो ये चीज समझ में आया, यानी कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखना है, फिर रीग्रुपिंग देखनी है। रीग्रुपिंग नहीं हो सकती तो आइडेंटिटी लगाओ, आइडेंटिटी लगने के बाद फिर से देखो कॉमन फैक्टर या रीग्रुपिंग कौन सा किया जा सकता है। ठीक है, बस ये साइकिल है, ये तीनों चलता रहेगा। आपको शुरू यहीं से करना है, फिर यहां जाना है, फिर यहाँ ये हो गया, फिर यहाँ 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 ऐसे चलते रहना है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को देखो। जैसे कि क्वेश्चन ये वाला देखो 14.2 में, ये वाला देखो 63a² - 112b², ये हो गया। अब पहले क्या देखना है हम लोग को, कॉमन फैक्टर। क्या ऐसा कोई नंबर है जो दोनों में कॉमन है? क्या 2 के टेबल में, 3 के टेबल में, 5, 6, 7 किसी के टेबल में दोनों आते हैं? हाँ आते हैं। कौन से? 7 के टेबल में 7 कॉमन ले सकते हैं दोनों, क्योंकि 63 को आप क्या लिख सकते हो, 63 को 7 × 9 लिख सकते हो, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो, 7 × कितना हो जाएगा ये, 7 1 16b², ये हो गया। तो 7 आ रहा है ना दोनों में, 7। अब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 कॉमन आ जाएगा और अंदर क्या आ जाएगा, 9a² - 4b², ये हो गया। अब 7 कॉमन निकाल दिया तो 9a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3a² - 2b² लिख सकते हैं, लिख दिया है ना। अब ये a² - b² लग सकता है, तो इसको क्या हो जाएगा, 7 टाइम्स ऑफ a + b, 3a + 4 था ना यहाँ पर, 4b एंड 3a - 4b। आया समझ में, नहीं आया? सर यहाँ पे ना आपने जहाँ 4 किया है ना 2 को मिटा के, कि इसकी जगह तो 4 था, तो यहाँ 3 की जगह भी तो 9 था। हाँ मैंने ये गलती से, यहाँ पर भी 16 है। अब ठीक है, अब हो गया सही? यस सर। कोई डाउट अब? नो सर। कैसे No, हुआ? sir. हमेशा बस सोचने का तरीका ये है, पहले कॉमन फैक्टर देखो, फिर रीग्रुपिंग करो। रीग्रुपिंग हो सकता है, नहीं हो सकता तो आइडेंटिटी लगाओ। आइडेंटिटी लगने के बाद फिर से देखो क्या हो सकता है। तो वही 3 प्रोसेस है, वो 3 चलते जाएंगे बार बार। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो। और कुछ पूछना है सेकंड में? नो सर। No, ठीक है, sir. थर्ड वाला देखो तब आज।
थर्ड वाला लगाया किसी ने? यस सर। अच्छा ठीक है, उम्मीद करता हूँ आया हो ज्यादातर, लेकिन जिन्हें नहीं आया वो देखें कैसे होगा। फैक्टराइजिंग द एक्सप्रेशन, तो एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करने के लिए जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लो एक, फिर हम लोग थर्ड देख लेते हैं, ठीक है? फर्स्ट एंड थर्ड देखते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। पहला नियम क्या है? कॉमन निकालना। तो ऐसा कोई चीज है जो दोनों में कॉमन है? एक्स। यस सर। तो इसको a इंटू एक्स लिख सकते हैं और इसको b इंटू एक्स लिख सकते हैं। एक x दोनों में कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा? दो x रह, एक a और x रह जाएंगे, ax, और ये b रह जाएगा प्लस b। हो गया सॉल्व, बस इतना ही था ये, ठीक है ना? एक और सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, सेकंड का थर्ड का थर्ड क्या है? 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर प्लस 2xz, 2x क्यूब प्लस 2xy स्क्वायर, 2xy स्क्वायर प्लस 2xz स्क्वायर। कैसे करेंगे इसको? अब देखो ऐसी कौन सी चीजें जो तीनों में है, बताओ कौन बताएगा? 2 है, वेरी गुड। और 2x। हाँ 2 और x दोनों है, तो इसमें से 2x कॉमन निकालोगे तो 2 हट जाएगा, 3x है तो 2x रह जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब बताओ और कुछ कर सकते हैं क्या अब? नो सर। क्योंकि देखो अब ये कॉमन फैक्टर निकल नहीं सकता, क्योंकि जो निकलना था निकल गया ना। इसमें कोई आइडेंटिटी लग सकती है ना? ना ही इसमें कोई रीग्रुपिंग हो सकती है। रीग्रुपिंग तो तब करते हैं जब हमें लगता है कि कुछ कॉमन आ सकता है ग्रुप करने के बाद, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये हो गया रिजल्ट। एक और देखो, क्वेश्चन नंबर 5 बताऊं अब, फोर्थ कर लोगे? फाइव देखो, एल एम प्लस एल एल एम प्लस एल मेरे पास आजा, मेरी वाली चल रही, तू मेरी वाली देख ले ना। आजा इधर, देख ले मैथ की क्लास मेरी चल रही है। तो देखो m प्लस 1, ठीक है, ये हो गया। अब इसको करने के लिए एक बात बताओ, इस रिजल्ट को ध्यान देखो, एल एम इधर है, एल है प्लस m प्लस 1 है। क्या इन सब में से कुछ कॉमन आ सकता है? नो सर। नहीं। लेकिन इन दो में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? यस सर। क्या आ सकता है? एल। एल। एल निकाल दो, तो अंदर क्या बच जाएगा? m प्लस 1 बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? बच गया। अब बताओ ये m प्लस 1 एक साथ है, क्या ये m प्लस 1 को आप एक साथ करके कॉमन निकाल सकते हो? यस सर। हाँ ऐसे कर सकते हो, इसको ऐसे कर दो ब्रैकेट में और बाहर 1 मान लो। अब देखो m प्लस 1 दोनों में से कॉमन आ सकता है, निकाल दो m प्लस 1, है ना? तो ये क्या हो जाएगा? l प्लस 1। हो गया सॉल्व? आया समझ में? नेक्स्ट देखो, किसी को कुछ पूछना हो तो बोल दीजिए। नेक्स्ट देखो, जैसे कि क्वेश्चन नंबर देखो 6 तो कर लोगे आप लोग, 7 8 7 और 9 में से कौन सा बताऊं? 7 9 8 9 9 वाला, 9 ओके वाला। ठीक। लास्ट वाला हमेशा हार्ड होता है, ऐसा वेदों में भी लिखा हुआ है, शायद नहीं। 6xy -4y + 6
-9x है शायद ना, 9x। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसमें कॉमन निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो कि पहले तो देखो 4 टर्म्स दिख रहे हैं क्या। देखो कॉमन फैक्टर क्या, कोई ऐसा नंबर है जो सब में कॉमन हो। इन तीनों में तो 2 कॉमन है बट इसमें नहीं है, यानी कि कुछ भी कॉमन नहीं है, कॉमन फैक्टर वाला बात ही खत्म। क्या इनकी रीग्रुपिंग की जा सकती है? हाँ की जा सकती है। वो ये कि अगर हम इन दोनों में से y कॉमन ले ले और इसमें से 2 कॉमन ले ले, तो देखो और इसमें से भी कुछ कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा, 2y कॉमन लिया तो क्या आएगा, ये 3x बच जाएगा -2 प्लस इन दोनों में कुछ कॉमन लिया जा सकता है 3, तो ये क्या हो जाएगा 2 - 3x। कोई परेशानी यहां तक? नो लेकिन अभी देखो, अब तुम्हें कॉमन निकालने के लिए ये दोनों एक जैसे दिखने चाहिए, दिख रहे हैं क्या? नहीं दिख रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। कैसे? 3x - 2, अब इसको यहां पर -1 कॉमन ले लो पूरे में से, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, +3 टाइम्स ऑफ -1 कॉमन लोगे तो ये -2 + 3x हो जाएगा। -1 कॉमन ले लो, या फिर आपकी बुक में कैसे किया है, आपकी बुक में अगर आपने ध्यान दिया हो तो एग्जाम्पल नंबर कहाँ गया, एग्जाम्पल नंबर 3 अगर आपने देखा हो, उसमें क्या करता था, यहां पर -3 ही कॉमन लेता था, 3 कॉमन नहीं ले रहा था। क्यों ले रहा था? क्योंकि -3 कॉमन लेने से ये चीज रिवर्स हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये 2y 3x - 2 -3 3x - 2 हो गया ना। अब यहां पर से 3x - 2 पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2y - 3। आया समझ में? यस सर। चलो आगे Yes. बढ़ते हैं। तो ये था बहुत बेसिक No, सा। sir. कुछ पूछना है किसी को? सर एक बार सर एक बार फिर से बता दो। देखो हमें यहाँ पर देखो, कोई ऐसा चीज था जो सब में कॉमन निकल जाए एक बार में? नहीं था, है ना, नहीं था, कुछ भी कॉमन नहीं है। तुमको लगे यार इसमें 2 आ सकता है कॉमन, इसमें भी 2 आ सकता है कॉमन, इसमें भी आ सकता है बट इसमें नहीं आ सकता, तो ये कॉमन फैक्टर वाला काम खत्म हो गया। तो बचा क्या ऑप्शन? बचा हमारा ऑप्शन की रीग्रुपिंग की जाए। नेक्स्ट स्टेप रीग्रुपिंग, क्या इनमें से किसी दो की ऐसी ग्रुपिंग की जा सकती है जिससे कुछ कॉमन निकले? हाँ, अगर हम इन दोनों का ग्रुप कर दें तो इनमें से 2y कॉमन निकल सकता है। तो 2y तुमने कॉमन निकाला, y हट गया और इसमें से 2 कॉमन आया, 3 निकल गया, 3 2 जा 6 होता है इसलिए, और इसमें से भी 2y कॉमन आ गया तो 2 रह गया। ठीक है, तो ये पूरा इसका सॉल्व हो गया। इसी तरह से इसमें से 3 कॉमन लोगे तो 2 - 3x आ जाएगा। यहां तक सॉल्व हो गया। अब जो तुम रीग्रुपिंग मेथड करते हो उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोबारा लगाते हो, यानी कि 3x - 2 दोनों में से कॉमन निकाल सकते हो, लेकिन दोनों जगह 3x - 2 दिखना तो चाहिए। क्या यहाँ 3x - 2 दिख रहा है? क्या यहाँ भी दिख रहा है? नहीं, यहाँ 2 - 3x दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ 3 कॉमन ना लेके -3 कॉमन लेंगे, ठीक है ना, यानी कि एक -1 भी कॉमन ले लेंगे तो ये -3 हो जाएगा और ये 3x - 2 हो जाएगा। इस चीज को देखने के लिए आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 पे एक बार ध्यान दे सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 आपकी बुक में है, उसको जरूर देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हुआ। समझ में आया यहां तक? यस सर। बस फिर 3x - 2 कॉमन ले लेंगे और ये 2y - 3 इधर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। ठीक है ना? और कुछ पूछना है किसी को? चलो नेक्स्ट देखो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में 1 2 क्वेश्चन नंबर 4 में मैं दो क्वेश्चन बता रहा हूं। एक तो बता रहा हूं सेकेंड नंबर का और दूसरा बता रहा हूं 5th नंबर का। दोनों अच्छे क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आप उसी को देख के कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो सेकंड वाला देखो, 4th में सेकंड।
फोर्थ में सेकंड क्या हो जाएगा, p के पावर 4 माइनस 81। अब देखो यहां कुछ कॉमन फैक्टर नहीं होगा ना, रीग्रुपिंग की जा सकती है, तो किया क्या जा सकता है, इसको किया जा सकता है कि इसको हम लोग क्या करें, आइडेंटिटी लगाएं। आइडेंटिटी तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकती है, लेकिन यहाँ 2 होना चाहिए। तो पहले तो ये जो दूसरा वाला पार्ट दिया ना, इसको भी पावर 4 बनाओ। p के पावर 4 कौन सा ऐसा नंबर है जिसके पावर 4 करे तो 80 बना जाए, 3 के पावर 4। ठीक है यहां तक, यहां तक ठीक है, समझ में आया? यस सर। अब देखो इस आप जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के लिए जानते हो, उससे हम लोग ए माइनस बी और ए प्लस बी लिख सकते हैं, है ना, यानी कि स्क्वायर होता है तब कर सकते हैं, लेकिन पावर 4 के लिए नहीं जानते। क्या इस पावर 4 को आप लोग पी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो? यस सर। और ये देखो Yes, इसको भी sir. लिख सकते हैं, हो गया काम। अब हमारा ये ए कौन है, ये पूरा का पूरा पी स्क्वायर, और बी कौन है, ये पूरा का पूरा 3 स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, ए माइनस बी, पी स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर एंड पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। हो गया सॉल्व। लेकिन अभी भी ये सॉल्यूशन इनकम्प्लीट है, क्यों? अब बताओ क्या आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो क्या फर्दर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से? इस p को आप मान लो a और ये इसको मान लो b, तो ये क्या हो जाएगा, p माइनस 3 p प्लस 3 इंटू पी स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर को आप डायरेक्टली 9 लिख दो। हो गया सॉल्व। ये आपका फाइनल सोल्यूशन है। आया समझ में? बहुत इजी सा था। इस वाले फॉर्मूले को आपको 2 बार लगाना था, एक बार यहां पर और फिर दूसरी बार यहां पर। सर आपने पी स्क्वायर प्लस 9 लिखा है ना, हाँ उसमें पी स्क्वायर नहीं हो सकता सॉल्व आगे? कैसे होगा, यहाँ ए स्क्वायर माइनस माइनस होना चाहिए ना ये वाला फॉर्मूला लगने के लिए, कैसे करोगे अब आगे? समझ गए बात? ओके सर। यस सर। समझ गई ना, जबरदस्ती कहाँ बोल रही है? यस सर। ठीक है, एक और सवाल देखो। इसी तरह बाकी के क्वेश्चन भी हैं, आपको बस पहचानना है। इसमें क्या है, सॉल्यूशन से ज्यादा पर्सपेक्टिव, आपका देखने का नजरिया मैटर करता है इस टाइप के सवाल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ए के पावर 4 क्वेश्चन नंबर 5 बता रहा हूं, ठीक है ना, 5 फोर्थ का 5। ठीक है, फोर्थ का 5 देख लो क्या हो जाएगा, ए के पावर 4 प्लस सॉरी माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी के पावर 4। अब देखो ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का दिख रहा है, बट इसमें a का स्क्वायर नहीं, a के पावर 4 है, तो इसको आप लोग वैसे ही करो, a के स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो प्लस सॉरी माइनस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दो। अब बताओ ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 2ab लग रहा है कि नहीं लग रहा है? a की जगह कौन है ये, Yes, और sir. b की जगह कौन है ये, तो यानी कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर। हो गया इसका। अब आप इस चीज